जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है वो है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो है हाल में ही अलग अलग फील्ड्स में दिए गए थे। तो उसमें से आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, जिसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं नोबेल प्राइज के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज के बारे में किसी एक लेक्चर में जो है डिटेल में बताया था। फिर भी चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जहाँ भी मुझे एक तरीके से फिर से इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोबेल प्राइज जो है ये अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो एक तरीके से मान लीजिए इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट था उसका एक तरीके से इन्होंने आविष्कार किया था। तो उनके नाम पे जो है उनकी विल, जो उनकी वसीयत थी, उनकी इच्छा एक तरीके से थी कि भाई ये नोबेल पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। तो इनके जो एक तरीके से विल थे उसमें 5 क्षेत्रों को जो है एक तरीके से नामांकित किया गया था कि भाई इन क्षेत्रों में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स फिजिक्स ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, इसके अलावा आपका मेडिसिन मेडिसिन, ठीक, और इसके अलावा पीस, और इसके अलावा लिटरेचर, ठीक। तो इन 5 फील्ड में जो है डिसाइड किया गया कि भाई ये नोबेल प्राइज है वो दिया जाएगा। और उनके विल के अनुसार, जो कि 1895 में जो है इनका एक तरीके से ये विल था, और 1901 से जो 1901 है, लगभग 5 साल बाद जो है ये नोबेल प्राइज जो है इन 5 फील्ड्स में दिए जाने लगे, ठीक है। और बाद में 1968 में जो है इकोनॉमी को ऐड किया गया। 1968 में जो है वो इकोनॉमिक के फील्ड में जो है वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। फिलहाल फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये नोबेल प्राइज जो भी दिए गए हैं 6 फील्ड, टोटल 6 फील्ड हो गए ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। तो इन 6 फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो किस किस को मिले हैं, ठीक है। वो किस किस को मिले हैं, किस व्यक्ति को मिले हैं, उनका नाम जो है आपको याद होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, किस लिए मिले हैं, ठीक। तो उसमें से 3 तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन वाला जो है चर्चा करेंगे। बाकी आपको मैं टास्क देता हूँ कि लिटरेचर, इकोनॉमी और पीस में जिनको भी मिले हैं उनका जाके एक बार आप देख लीजिएगा भाई उनको किस फील्ड में जो है, किस काम के लिए जो है वो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक। तो फिलहाल जो है, चूंकि मैं यहाँ पे चूंकि चर्चा हो रही है तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन का तो मैं बताऊंगा ही। उसके अलावा जो 3 है उनके नाम मैं बता देता हूँ, क्योंकि नाम जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं, खासकर पीसीएस में जो है वो डायरेक्टली नाम पूछे जाते हैं। और हो सकता है यूपीएससी में भी जो है किसी एक ऑप्शन में नाम आपसे पूछते हैं। तो लिटरेचर में जो है एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, ठीक है, एक ही व्यक्ति को दिया गया है। और मैक्सिमम 3 व्यक्ति को जो है ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। और मिनिमम 1 चूंकि एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन का मैं भी आगे बताऊंगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में जो है यहाँ पे 3 व्यक्तियों को मिला है। एक का नाम है बेन बर्नाके। तो आप जो है किसी तरीके से इस नाम याद रखिएगा, आपको पूरा नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो लास्ट वाला वर्ड याद कर लीजिएगा, पहले वाला वर्ड याद कर लीजिएगा। तो बेन बर्नाके। इसके अलावा डगलस, जो डगलस है, डगलस डायमंड, ठीक। तो डगलस डायमंड 3 व्यक्तियों को मिला था। और इसके अलावा फिलिप फिलिप डाइविग, ठीक। तो डाइविग। तो आपको याद करने का तरीका यह है, फिलिप याद कर लीजिएगा, डगलस याद कर लीजिएगा, बेन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स में मिला था। और इसके अलावा जो पीस है, ठीक है, पीस शांति के लिए, ये बेसिकली एलेक्स एलेक्स बायलेत्स्की, ठीक है। तो इनको मिला है, ठीक, एलेक्स बायलेत्स्की, ठीक। तो ये जो है आपको नाम जो मैंने बता दिया, लिटरेचर, इकोनॉमी और पीस वाले, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन वाला जो है उसका हम चर्चा करेंगे। तो इनके नाम जो है याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक। अब आइए केमिस्ट्री में जो है नोबेल प्राइज मिला है, किसको मिला है, किस लिए मिला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये मैगजीन में कवर्ड है, ठीक है। अब इसे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, आपको नाम ध्यान होना चाहिए, कैरोलिन बर्तोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, ठीक है। तो इनको एक तरीके से जो है मिला है, किस लिए मिला है, इनको मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, ठीक। अब जैसे यहाँ पे इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है और बायो ऑर्थोगोनल, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि भाई किस लिए मिला है। अगर हो सके तो थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको जान लेना चाहिए कि ये होता क्या है क्लिक केमिस्ट्री और ये बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक। अब बेसिकली ये जो है इसको इसलिए मिला कि बेसिकली ये एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब एंटी कैंसर ट्रीटमेंट और एंटी माइक्रोबियल जो भी डिजीज हैं उसको एक तरीके से ट्रीटमेंट में ही हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इसका योगदान भविष्य में होने वाला है, तो हेल्पफुल इन एंटी कैंसर ट्रीटमेंट। तो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में जो है इसका हेल्प मिलने वाला है, तो उसके लेके जो है ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब समझिए क्लिक केमिस्ट्री है क्या।
ये क्लिक वर्ड कहाँ से आ रहा है? तो क्लिक वर्ड ये आ रहा है, जैसे आप कार में बैठते हैं, ठीक है, तो कार में बैठे तो अपना सीट बेल्ट लगाते हैं ना, तो सीट बेल्ट में क्या करते हैं आप, जो भी उसका जो पट्टा होता है उसको एक साइड से खींचते हैं और दूसरे साइड क्या होता है उसको लॉक करते हैं, ठीक है, तो एक आवाज आती है, टक क्लिक टाइप की आवाज आती है, समझ रहे हैं ना? तो वहीं से एक तरीके से आया है कि वो क्लिक, समझ रहे हैं ना? तो कि कोई चीज दो चीज आपस में अगर जुड़े तो उसको क्लिक साउंड जो है एक तरीके से उससे ये नाम आया है। तो कोई इसमें समझने वाली बात वैसी नहीं है, ठीक है। समझने वाली बात इसमें ये है, जैसे जो क्लिक केमिस्ट्री है या बायो ऑर्थोनल केमिस्ट्री है, इसमें एक तरीके से स्टडी में इनको मिला है। तो ये होता क्या है? होता ये है कि बेसिकली हम लोग की जो बॉडी होती है, हम लोग के बॉडी में कई एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कई केमिकल्स होते हैं जो कि नेचुरल भी होते हैं, कुछ हम लोग साइंटिफिक केमिकल्स जो हैं बॉडी में कुछ इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनमें मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर मान लीजिए इस तरह एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है, और दूसरा कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो बेसिकली इन दोनों को जो है आपस में जोड़ दिया जाए, तो उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो उसी से रिलेट किया गया है, इस क्लिक से रिलेट किया गया है कि भाई कुछ ऐसी एंजाइम्स को जो है आपस में जोड़कर, या कुछ ऐसे केमिकल्स को आपस में जोड़कर, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के जो है एक इस तरह का एंजाइम्स बनाया जा सके जो कि डिजीज के लिए, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई और प्रकार का डिजीज हो, या कोई और केमिकल बनाने में वो एक तरीके से इफेक्टिव हो, समझ रहे हैं ना? तो ये एक तरीके से ये साइंटिस्ट इस रिसर्च पे जोड़ दिए कि भाई इस तरह के जो नेचुरली एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको एक प्रकार से जो है जोड़कर आपस में कुछ ऐसे कंडीशंस में, स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जहां आपस में जोड़ के जो है कुछ ऐसा मॉलिक्यूल या एंजाइम बनाया जा सके जिसका कैंसर ट्रीटमेंट में या और भी प्रकार के ट्रीटमेंट में जो है वो हेल्पफुल होगा, समझ रहे हैं ना? तो इसको लेके बेसिकली ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल जो है ये मेडिकल साइंस में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये होता क्या है, ठीक है, कि दो एंजाइम्स को या मॉलिक्यूल्स को आपस में किसी प्रकार से ज्वाइन किया जाए केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो आई थिंक आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, पहली बात, और दूसरी बात क्लिक केमिस्ट्री और बायोथर्मल केमिस्ट्री में मिला है, और थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि क्लिक केमिस्ट्री होता क्या है और इसका जो एक तरीके से यूज होगा वो ट्रीटमेंट में, मेडिकल फील्ड में हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वह नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी ठीक उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि भाई इन तीन लोगों को मिला, इनका नाम यहाँ लिया हुआ है, एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटोन जेलिंगर। तो आप जो है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली जो है प्रीलिम्स या मेंस में डायरेक्टली आपसे नाम, मेंस में तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि आप इसका नाम लिखिए, ठीक है, और प्रीलिम्स में जो है आपको जो है बस एक वर्ड आपको याद रहे, पूरा नहीं, एस्पेक्ट याद कर लीजिए, या तो लास्ट वाला एस्पेक्ट, क्लॉजर और जेलिंगर, मतलब जो भी आपको आसान हो याद करने में, या फ्रंट वाला याद कर लीजिएगा। तो उसको एक तरीके से जो है आप रिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एग्जाम में अगर नाम दिया रहेगा ऑप्शन में तो पूरा नाम दिया रहेगा, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आपको बेसिकली क्या है, याद करने के लिए या तो पहला या तो दूसरा जो है वो नाम याद कर लीजिएगा, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा इन सभी के नाम, थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है इनको मिला है, तो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। किस लिए मिला है? एंटेंगल फोटॉन। तो एंटेंगल फोटॉन क्या होता है? जैसे लाइट पार्टिकल्स होती है उसमें फोटॉन्स होता है, ऐसे एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है कि भाई क्वांटम, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, ठीक है, तो क्वांटम जो है टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बेसिकली कि कोई भी चीज सूक्ष्मतम लेवल पे जैसे स्टडी की जाती है, जैसे फोटोन हो, ठीक है, फोटोन हो लाइट पार्टिकल्स में, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, इसके बारे में आप लोग 11th में केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे या 9th से ही शुरू हो जाता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इनके बारे में एक तरीके एक्चुअली जो है जब एक तरीके से न्यूनतम जो उच्चतम स्तर पर स्टडी की जाती है उसको क्वांटम कहते हैं, ठीक है, क्वांटम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, क्वांटम फिजिक्स, और भी इसे क्वांटम एक कंप्यूटर भी आजकल वर्ड यूज होता है जो कि सुपर कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट एक तरीके से कैलकुलेशन करने में हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली यही है कि भाई इसमें स्टडी की गई। तो एंटेंगल फोटोन ये है कि भाई दो फोटोन है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पार्टिकल इस तरह से देख रहा हूँ, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना? तो एंटेंगल फोटोन यही है कि दो पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको एंटेंगल करते हैं कि भाई आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी का मतलब समझा रहा हूं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। बेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेल इनइक्वालिटी की बात की थी, तो उसका एक तरीके से यहाँ पे चर्चा है, और इसके अलावा क्वांटम इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, ठीक। अब जैसे एंटेंगलमेंट इज व्हेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट सच एज पेयर और इलेक्ट्रॉन और फोटोन सच एज सिंगल क्वांटम स्टेट, ठीक। दे ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड अ फिनोमेना कॉल्ड क्वांटम टेलीपोर्टेशन। अब ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में भी इन्होंने बताया है कि टेलीपोर्टेशन ये होता है कि मान लीजिए दो चीजें हैं, ठीक है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए जो है ये आपका यूपी में बैठा है, ए यूपी में बैठा है, इसको हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है इसको हम
तुरंत यूएसए भेज दें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। या कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई टेबल है, कुछ भी है, उसको हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, आप सोचेंगे भाई ये कैसे होगा बिना कोई मीडियम के, तो क्वांटम मीडियम में एक तरीके से जो है उसको उसको डायरेक्टली जो है, आप पिक्चर्स में ऐसा कुछ हो सकता है, हॉलीवुड पिक्चर्स में ऐसा दिखाता होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली जो है यहाँ से यहाँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भेज दिए, तो एक तरीके से ऐसा कुछ मीडियम क्रिएट किया जाएगा। उसके लिए टेलीपोर्टेशन यूज होता है। अभी फिलहाल जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ये एक तरीके से भी थ्योरी ही है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस पे एक तरीके से रिसर्च हो रही है, ठीक है। तो आपको एक टेलीपोर्टेशन वर्ड अभी अब आगे आएगा तो कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और इसके बारे में जो आइंस्टीन थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी आइंस्टीन की, उन्होंने एक तरीके से इसको जो कहा था, जो एंटेंगल फोटॉन्स थे या इसके बारे में जो बात की थी क्वांटम्स के बारे में, उन्होंने इसको स्पूकी रिएक्शन कहा था, स्पूकी एक्शन कहा था कि भाई इनको एक तरीके से विचित्र चीजें ये लगती थी कि भाई कैसे ये संभव है। लेकिन इन तीनों साइंटिस्ट ने इस दिशा में काम किया है और हो सकता है भविष्य में जो है ये सभी चीजें सही होने लगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते होंगे कि भाई ये एंटेंगल फोटॉन्स पे एक तरीके से स्टडी है और टेलीपोर्टेशन पे एक तरीके से स्टडी है, समझ रहे हैं ना। और आपको बेसिकली इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा आपको टेलीपोर्टेशन, एंटेंगल फोटोन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया कि भाई दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं और उनको इस प्रकार से दूर ले आया जाए फिर भी इनमें आपस में जो है बॉन्डिंग रहेगी, समझ रहे हैं ना। तो उसको एंटेंगल फोटोन कहते हैं। और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना, बस इतना काफी होगा, ठीक। और क्वांटम का बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये टर्मिनोलॉजी जो होती है वो एक तरीके से न्यूनतम स्तर पे, सूक्ष्मतम स्तर पे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, इसके एक तरीके से स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो है ये दिया गया, किसको दिया गया? स्वांते पब्बो, ये स्वीडिश साइंटिस्ट हैं एक तरीके से। तो ये जितने भी नोबेल प्राइज दिए जाते हैं ये स्वीडिश एक तरीके से, इनका नोबेल फाउंडेशन है स्वीडन का, नोबेल फाउंडेशन है स्वीडन, ठीक है। तो वहाँ पे एक तरीके से डिसाइड होता है, जो भी वहाँ पे एकेडमी होती है, रॉयल एकेडमी होती है स्वीडन की, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जो एक पीस वाला जो मिलता है, जो शांति वाला मिलता है, वो नॉर्वेजियन एकेडमी होती है, नॉर्वे की एकेडमी होती है, नॉर्वे की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितनी होती है स्वीडन एकेडमी करती है, जो वहाँ जो भी एकेडमी होगी एक तरीके से वो डिसाइड करती है। जो पीस वाला, जो शांति वाला होता है, वो नॉर्वेजियन जो है, नॉर्वे की एकेडमी है, वो डिसाइड करती है। ये आपको बस ध्यान रखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज जो स्वीडिश एक तरीके से जो साइंटिस्ट हैं, स्वांते पब्बो, बायोलॉजिस्ट कहें जो भी कहें, इनको जो ये है मेडिसिन के लिए मिला है, ठीक है। अब बेसिकली इन्होंने स्टडी क्या की? इन्होंने स्टडी ये किया स्वांते पब्बो ने, इन्होंने जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग जो बायोलॉजी वाला पढ़ते हैं कि भाई होमोसेपियंस, जो हम लोग करंट फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस जो मनुष्य हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमोसेपियंस नाम है ना, उनका नाम क्या है? होमोसेपियंस, ठीक है। जो कि माना जाता है कि अराउंड क्लाइमेट चेंज की वजह से या कुछ ऐसे प्राकृतिक चेंज की वजह से जो है 3 लाख साल पहले जो एक तरीके से होमोसेपियंस कहीं अफ्रीका में अपीयर हुए थे, समझ रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन होके ये अपीयर हो गए लगभग 3 लाख साल पहले कहीं अफ्रीका में। उसके बाद कुछ समय पश्चात, जैसे 70,000 साल पहले जो है ये होमोसेपियंस अफ्रीका से अलग अलग जगह पे जो है वो माइग्रेट हुए। मतलब शुरुआत में जो है अफ्रीका में जो मनुष्य की प्रजाति की जो शुरुआती एक तरीके से वो होगी, स्थिति होगी, जो जिस प्रकार से वो होंगे, वो एक तरीके से जो है वो अलग अलग जगहों पे गए और 3 लाख साल पहले जो है, ये एक तरीके से बायोलॉजिस्ट का मानना है, ठीक। अब इस बात को समझिए कि इनकी स्टडी क्या है। इनकी स्टडी है जो होमिनिन्स है, ठीक है। अब ये होमिनिन वर्ड किसके लिए यूज होता है? प्राइमेट उनको कहते हैं जो मनुष्य या मनुष्य की तरह दिखते हैं। जैसे जानवर में आप समझ लीजिए जो लंगूर होता है, चाहे बंदर होते हैं, चाहे चिंपैंजी होता है, ऑर्टुगन होता है, ये सभी के सभी जो होते हैं वो मनुष्य की तरह दिखते हैं। तो जो शुरुआती एक तरीके से मनुष्य रहे होंगे, लगभग 2 लाख साल पहले जो मनुष्य रहे होंगे, वो हो सकता है कि बंदरों की तरह या इस तरीके से चिंपैंजी की तरह हो सकता है दिखते होंगे, ठीक है। अब ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में इनकी स्टडी है। अब इनकी स्टडी बेसिकली इस फेज में है कि भाई जैसे हमको किसी का एक तरीके से रिसर्च करना है, मुझे मान लीजिए कि आपकी डीएनए सैंपलिंग करनी है, आपके बारे में सारी आपकी आनुवंशिकता, आपके जीन सैंपलिंग, आपके जीन्स के बारे में मुझे सब कुछ चाहिए। तो आपका डीएनए हम लेंगे, आपकी डीएनए सैंपलिंग आपके हेयर के थ्रू, आपका या कोई बाल मिल जाए या आपके ब्लड सैंपल मिल जाए या किसी और प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिज्म का सैंपल मिल जाए, उसके थ्रू मैं आपके जीन्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ले सकूंगा। लेकिन जो पुराने, जिस प्रकार से जो फॉसिल्स मिलते थे, जो जीवाश्म जो पुराने मिलते थे अपने को,
उनका रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल होता था कि मान लीजिए किसी का जीवाश्म, कोई भी जानवर है चाहे कोई मनुष्य है, उसका जीवाश्म जो है हजारों या लाखों सालों से जो है मिट्टी में दबा हुआ है, जमीन में दबा हुआ है। उसको निकालने के बाद जो है उसमें बहुत ही कम चांस होता था कि भाई उसका किसी प्रकार का स्टडी किया जाए। तो उस क्षेत्र में जो है एक तरीके से इनका जो है योगदान है स्वांते पब्बो का। उन्होंने कुछ ऐसा एक टेक्निक निकाला है, इस टेक्निक को जो है पैलियो, उस टेक्निक को जो है यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या नाम है उसका, टेक्निकल नेम क्या है। तो वो टेक्निक उन्होंने डेवलप किया है कि भाई किस प्रकार से जो है स्टडी किया जाए, किस प्रकार से स्टडी किया जाए कि भाई जो भी पुराने एक तरीके से जीवाश्म हैं, जो पुराने फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, उनके बारे में जो है वो ठीक से स्टडी किया जाए। हाँ, तो उसका नाम जो है उन्होंने कहा जाता है पैलियोजेनोमिक्स। तो पैलियोजेनोमिक्स हो सकता है कॉमन टर्मिनोलॉजी है, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि क्या है ये। तो पैलियोजेनोमिक्स एक तरीके से जो है किस प्रकार से जो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब जो विलुप्त प्रजातियां हैं, जो विलुप्त प्रजातियां हैं, उनको किस प्रकार से डीएनए की उसकी स्टडी की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, पैलियोजेनोमिक्स। और ये जो है ये इनके रिसर्च की वजह से जो है ये स्टडी एक तरीके से आया। जैसे इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी से एनवायरनमेंट की किस प्रकार से स्टडी की जाती है, उसी को तो इकोलॉजी कहते हैं। तो सिमिलरली जो है जो भी पुराने जीवाश्म हैं उनको किस प्रकार से एक बेहतर तरीके से स्टडी किया जाए, तो उसमें इनका योगदान है, पैलियोजेनोमिक्स में इनका योगदान है। ठीक है, तो आप कुछ कुछ रिलेट कर पाए होंगे कि भाई ये है क्या। इसके अलावा जो निएंडरथल है, अब समझिए कि जो होमोसेपियंस हम लोग करंट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस जो हम लोग हैं, जो एक तरीके से विकसित प्रजाति हैं, वो एकदम से ऐसे नहीं हुए होंगे, बीच में कई ऐसे फेज आए होंगे। उसी में से एक है निएंडरथल, जो कि एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है। कब एक्सटिंक्ट हुआ है, ये लगभग लगभग 4 लाख साल। निएंडरथल आउटसाइड अफ्रीका एंड पॉपुलेटेड यूरोप फ्रॉम अराउंड 4 लाख ईयर एंड वेंट एक्सटिंक्ट 30,000 ईयर। तो लगभग लगभग 30,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो चुका, विलुप्त हो चुका, ऐसी प्रजाति है। तो हो सकते हैं इसके कुछ जीवाश्म मिले होंगे जिनके बारे में जो है स्टडी की गई होगी। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने होमिनिन, होमिनिन भी कॉमन टर्मिनोलॉजी है, समझ रहे हैं ना, जो भी ह्यूमंस की तरह जो दिखते हैं, जो प्राइमेट्स होते हैं, उनको बेसिकली क्या कहते हैं, ह्यूमिनिन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको ये होमोसेपियंस के बारे में बताया कि भाई जो होमोसेपियंस जो है हम लोग की जो प्रजाति है वो शुरुआती में लगभग 3 लाख साल पहले जो तरीके से क्या हुई थी, यहाँ पे अपीयर हुई थी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ड्यू टू एनीथिंग, एनी बिग इवेंट। तो आपको मोटा मोटी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्वांते पब्बो को जो है इस प्रकार के स्टडी के लिए कि जो जीवाश्म है या पुराने जो भी एक्सटिंक्ट, मतलब जो विलुप्त प्रजातियां हैं, और जो एक तरीके से स्टडी किया जा रहा है कि भाई जो ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन इसी बात में रुक गया है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि समझिए कि 3 लाख साल पहले होमो इस तरह के ह्यूमन सेपियंस आए थे। तो इतने जो बड़े इवेंट जब लाखों और हजारों साल की बात होती है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 घंटे की पिक्चर है उसमें इवोल्यूशन हो जाएगा, नहीं। ये लगातार जो है सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। इसमें बेसिकली जो है हजारों लाखों साल पे उसका एक तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने को देखने को मिलता है, तो ये चल रहा है। तो ये इनकी स्टडी एक ये भी है स्वांते पब्बो की कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है उसका एक प्रकार से जो मनुष्य का हेल्थ है, मतलब हम लोगों के हेल्थ पे, होमोसेपियंस जो भी हैं अभी, उनके हेल्थ पे जो ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है, जो सतत एक तरीके से जो है इवोल्यूशन हो रहा है, उसमें क्या इसका प्रभाव है, हम लोगों के हेल्थ पे ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रभाव है, उसकी भी स्टडी है। तो फिलहाल फिलहाल जो है आपको बहुत कुछ इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम याद रखिएगा स्वांते पब्बो, और आपको ध्यान ये रखना है कि इन्होंने जीनोम्स पे जो भी एक्सटिंक्ट, मतलब जो विलुप्त एक प्रकार से जो प्रजातियां थी ह्यूमंस की, जो होमोसेपियंस के शुरुआती फॉर्म रहे होंगे, और जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया, उसके लिए इनको जो है ये मिला है। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज वन हेल्थ। अब ये वन हेल्थ अप्रोच क्या है, ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच क्या है, तो इसको लेके बेसिकली ये एक रिपोर्ट, एक एजेंसी जो है वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान, ऐसा कुछ वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान जो है, ये चारों एजेंसी काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन एफएओ, एफएओ के बारे में बार बार बताता रहता हूँ, 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी, और यूनाइटेड नेशन की तरह से स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जो कि एनिमल हेल्थ में एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन चारों ने मिल के जो है एक तरीके से ये ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया। अब इस बात को समझिएगा, ये है क्या। मान लीजिए कि जैसे ये ह्यूमन एक तरीके से हेल्थ है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, ठीक। अब ये मान लीजिए कि ये एनिमल हेल्थ है, ठीक, ये एनिमल हेल्थ है, ठीक है, एनिमल हेल्थ। और ये मान लीजिए एनवायरनमेंट है, ठीक।
तो पहले एक तरीके से अप्रोच क्या था कि भाई जो भी एक तरीके से जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी या जो लोग साइंटिस्ट थे जो सोचते थे कि भाई ह्यूमन हेल्थ जो है वो एनिमल से अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब एनिमल का ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे एनवायरनमेंट का जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे एनवायरनमेंट का एनिमल हेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये सभी आपस में जो है उतना इंटर रिलेटेड नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कई ऐसे प्रकार की जूनोटिक डिजीज आई, मतलब जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में एक तरीके से आई ट्रांसफॉर्म, जिसे कोविड भी कहा जाता है कि भाई एनिमल के थ्रू किसी के थ्रू आया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे रेबीज होता है जो डेंगू होता है वो भी जनरली कम्युनिकेट होता है मॉस्किटोज के द्वारा। तो इसके अलावा एंथ्रेक्स होता है, इसके अलावा प्लेग जो होता था। तो बेसिकली ऐसी कई डिजीज हुई जिनकी वजह से जो है काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, जो कि एनिमल्स या उसके द्वारा बेसिकली उसके द्वारा बेसिकली कम्युनिकेट होता है। और कुछ डिजीज एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट भी इफेक्टेड होती हैं। जैसे एनवायरनमेंट में आपका सॉइल इफेक्ट हो सकता है, या पॉल्यूशन होगा उसका इफेक्ट होगा, चाहे जो प्लांट एक तरीके से उसमें हो रहा है जो वो हो रहा है उसमें कुछ ऐसा डिजीज हो सकता है। तो ढेर सारी चीज़ें एक तरीके से होती हैं, चाहे वाटर कंटेमिनेट हो गया है, वाटर में मान लीजिए नेचुरली लेड कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि लेड हुआ और आर्सेनिक हुआ, ये सभी केमिकल्स जो होते हैं वो नेचुरली भी पाए जाते हैं। तो उसका एक तरीके से जो है वो वाटर में चला गया या सॉइल में चला गया, उसके थ्रू हमने कंजम्पशन किया तो हमारे शरीर में चला गया, तो सभी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो अब एक तरीके से जो नया कॉन्सेप्ट आया है कि भाई ये ह्यूमन हेल्थ हो, एनिमल हेल्थ हो, एनवायरमेंट हेल्थ हो, इन तीनों को एक प्रकार से आपस में रिलेट करके देखा जाने लगा। मान लीजिए ये ह्यूमन हेल्थ है, ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ एच मैं लिख दे रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आप आपका एनवायरमेंट हेल्थ है, मतलब एनवायरमेंट का हेल्थ कैसा है। और ये मान लीजिए एनिमल हेल्थ है, ठीक है, ये एनिमल हेल्थ है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो है ये वन हेल्थ हो गया, कि मतलब सभी का आपस में जो है एक प्रकार से योगदान है और सभी का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक तो वन हेल्थ का ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा एक वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आज का दुनिया जो है बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, आज की दुनिया बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। आप चाहें तो 10-12 घंटे में जो है मतलब यहाँ से चाहें तो 12 घंटे में आप यूएसए जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन आपके पास फ्लाइट की सुविधा हो तो आप जा सकते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जो है कुछ ही घंटों में जो है वो आप ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि पहले जो है बहुत ही मुश्किल होता था। तो अब पहले क्या था कि भाई कोई एक डिजीज है, वो किसी एक एरिया में अगर वो फैल रही है, मान लीजिए ये एक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ही ले लीजिए, तो बहुत ही कम चांस था कि भाई ये कहीं और जाए, यूएसए जाए, या जाएगा भी तो तब तक में लोग अवेयर हो जाएंगे, लोगों को समय मिल जाएगा वहाँ के कि भाई किस प्रकार से इससे निपटना है। लेकिन आज आपने कोविड के समय आप समझे होंगे कि भाई एक डिजीज जो कि जिसकी शुरुआत जो केसेज हैं वो चाइना में देखने को मिले, और कुछ ही महीनों में जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ना जाने इससे कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो आप समझ रहे हैं कि भाई सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और जब सभी डिजीज जो हैं ये इस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, कम्युनिकेबल हैं, तो इसमें क्या है, सभी देशों को आपस में कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये बात जो है, पहली बात तो ये एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ ये आपस में कनेक्टेड है। और दूसरी बात, जो जितने भी देश हैं, छोटी बड़ी देश, कम्युनिटी, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एनवायरमेंट, सभी चीजें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, आई थिंक अब फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है ये होता क्या है कि बेसिकली सभी चीजें आपस में कनेक्टेड है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे दो, पहले भी इसी बात नहीं, पहले भी इन सब चीज़ों पे स्टडी किया जा रहा था, जैसे ये पिलेंसबर्ग रेजोल्यूशन है वो भी इससे रिलेटेड है। इसके अलावा ये वन वर्ल्ड वन हेल्थ, समझ रहे हैं ना, वन वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है, वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, ये नाम याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, इसके कुछ रिपोर्ट वगैरह भी आती हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, ठीक। ये सोसाइटी जो है 2007 में जो है एक प्रिंसिपल दी थी, इसका नाम मनहट्टन प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल का नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाए मनहट्टन प्रिंसिपल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये वन हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली जितने फैक्ट्स होते हैं ये ध्यान रखना चाहिए। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ, ये सभी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, और सारी की सारी कम्युनिटी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको जैसे एक कॉमन टर्मिनोलॉजी आपको सुनते होंगे कि भाई जूनोटिक डिजीज होता है, कुछ डिजीज होती हैं जो जूनोटिक डिजीज होती हैं, ठीक है। अब जूनोटिक डिजीज बेसिकली जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू एक तरीके से कम्युनिकेट होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डॉग है, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डॉग है या पिग है, ठीक है, या कोई बर्ड है, ठीक।
अब बेसिकली जो है उसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, उस एनिमल, वो एनिमल कैरी कर रहा है, समझ रहे हैं, उस एनिमल में एक तरीके से कुछ माइक्रोब हैं, ठीक है। वो माइक्रोब या तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, या फंगस हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है आपको, आप कांटेक्ट में आए, आपको उसने काट लिया, या आपने किसी प्रकार से तरह से कांटेक्ट में आए, तो उससे आपको डिजीज हो सकता है। उसको क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो आपको जूनोटिक कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो एनिमल्स हैं, वो कुछ ऐसे माइक्रोब्स कैरी करते हैं जिसकी वजह से आपको डिजीज हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। रैबीज, ठीक, रैबीज, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, सेलोमेनेलोसिस, सेलामेनेलोसिस, ठीक है। ऐसे कई हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे कई हैं। जैसे एनिमल इन्फ्लुएंजा हो गया, या एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंजा हो गया, मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस ई हो गया। तो कई ऐसे डिजीज, यहाँ पे एक लिस्ट बना लीजिएगा, और साथ साथ जो है दो लिस्ट बनाइएगा कि भाई ये जूनोटिक डिजीज है, इसमें कौन सा डिजीज है, दूसरा कौन सा माइक्रोब्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या वायरस की वजह से होता है, या फंगस की वजह से होता है, वो एक लिस्ट बना लीजिएगा। जूनोटिक डिजीज के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, एक जो एक आपको पॉइंट बताना चाहिए भाई, एक जो नेशनल एक वेक्टर डिजीज होती है, जो वेक्टर डिजीज बेसिकली उनको कहते हैं जो कि वेक्टर बॉर्न होती हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटो है, ठीक है, जो कि एक तरीके से मॉस्क्यूटो है, जो कैरियर्स, ये वेक्टर्स जो होती हैं, जो मॉस्क्यूटो हुआ, चाहे टिक हुआ, चाहे लाइस हुआ, चाहे सैंड फ्लाइज हो गया, ठीक है, ये सभी कैरियर्स का काम करती हैं कि भाई ये डिजीज जो है, आपको मच्छर आके काट लिया कहीं से, तो बेसिकली जो है ये डिजीज होने के चांसेस होती हैं, ठीक है। इसमें चिकनगुनिया हो गया, तो चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, मलेरिया हो गया। तो चिकनगुनिया, ये सब नाम तो सुनते होंगे, बहुत ही फैमिलियर नाम है। चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सभी सभी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक। ये सभी सभी वेक्टर्स इनको कहा जाता है, क्योंकि कैरियर्स हैं, ठीक। अब जैसे आपने न्यूज में पढ़ते होंगे, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बारे में आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे कि भाई इसमें 6 डिजीज हैं। आपको पूछ दिया जाए भाई कितने डिजीज कवर्ड हैं, तो 6 डिजीज कवर्ड हैं। कौन कौन से, मलेरिया, ठीक, तो मलेरिया है। इसके अलावा चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया मैं सिर्फ दे रहा हूँ, चिकन लिख दे रहा हूँ, चिकनगुनिया समझ जाइएगा। जापानीज इंसेफ्लाइटिस को मैं JE लिख दे रहा हूँ। इसके अलावा डेंगू, ठीक, तो डेंगू, ठीक। कालाजार, कालाजार मेरे ख्याल से आप चेक कर लीजिएगा किससे होता है, मेरे ख्याल से सैंड फ्लाइज से होता है शायद, ये ध्यान नहीं आ रहा है। इसके अलावा लैम्फेटिक फ्लैरेसिस, तो लैम्फेटिक फ्लैरेसिस, फ्लैरेसिस, तो इसमें देखिएगा भाई कौन सा डिजीज किससे होता है। भाई जापानीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब किन किन, एक तरीके एक मॉस्क्यूटो होता है, एडिज मॉस्क्यूटो, जिसकी वजह से जो है डिजीज होते हैं जनरली। तो ये आप चेक कर लीजिएगा भाई कौन से मॉस्क्यूटो से जो है बेसिकली सारे डिजीज होते हैं। तो ये सभी आपको इन्फॉर्मेशन पता चली। 6 डिजीज जो है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, इनका नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक तरीके से हेल्थ ने एक तरीके से इशू किया था। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी कॉमन है, और काफ़ी वन हेल्थ में एक तरीके से ये भी इंक्लूड हो जाती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ, तो ये गलत है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स नहीं करती हैं, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, माइक्रोब्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं ड्रग से, ठीक। तो माइक्रोब रेजिस्टेंट टू ड्रग ले लीजिए, या एंटीबायोटिक ले लीजिए। अगर आप लोग ध्यान देते होंगे कि आपके घरों में या आसपास पड़ोस में या कोई रिलेटिव जो है कुछ बीमार पड़े, थोड़ा सा फीवर हो गया या कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो अपने मन से जाते हैं दुकान पे और एंटीबायोटिक खा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है या तो खुद वो MBBS है, या उनको ऐसा लगता है कि दुकान दुकान चला रहा है, मेडिसिन बेच रहा है, वो भी MBBS है, समझ रहे हैं ना। और वो मस्त बताता है कि भाई ये 2 गोली खा लेना, या 3 गोली खा लेना, 4 गोली खा लेना, जो आपका घाव है वो सूख जाएगा, या आपकी फीवर सही हो जाएगी। तो एक प्रकार से क्या कहते हैं, बेवकूफ़ी है। 200-400 रुपया बचाते हैं, लेकिन उससे जान को खतरा हो सकता है। किस प्रकार खतरा हो सकता है, आप इस प्रकार समझिए कि जब कोविड आया था, तो कोविड में ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने एक तरीके से स्टडी की और रिपोर्ट किया कि जितने भी डेथ हुई हैं उसमें से 50% के अराउंड, 50 to 60% जो डेथ है एक प्रकार से, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उनके बॉडी में था। मतलब उस पे जो भी हम लोग दवाई दे रहे हैं,
उस पे हम लोग उन व्यक्तियों को जो भी दवाई दे रहे हैं जिनको कोविड हो गया है, उन व्यक्तियों को जो भी दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, चाहे जो दवाई उन पे असर उतनी नहीं करती है। समझ रहे हैं ना? बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स हो जाते हैं जो कि आप अब अपने मन से मनमाना पहले पहले जब भी आप बीमार पड़े होंगे, एंटीबायोटिक आपने एक्स्ट्रा ले लिया होगा, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ले लिया होगा, तो आपका जो बॉडी में जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स आपकी बॉडी नहीं, आपका माइक्रोब्स जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस मेडिसिन के। ठीक है, फिर वो मेडिसिन जो है वो असर नहीं करती है। इसके अलावा एक डाटा है कि लगभग 2 लाख लोग, 2 लाख, इतने कोविड से नहीं मरते होंगे, 2 लाख लोग जो हैं वो इंडिया की डाटा है कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीवी। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीवी की वजह से जो है 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है, इतने कोविड से नहीं हुई है। इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए और आप खुद भी अवेयर होना चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करना चाहिए, अपने रिलेटिव्स को भी अवेयर करना चाहिए कि भाई ये अपने मन से जाके मुंह उठा के एंटीबायोटिक ना खा लें। ठीक है, इसके अलावा एक रेड लाइन कैंपेन है। ठीक है, एक रेड लाइन कैंपेन है जो कि जिसका के बारे में आप लोग सुनते होंगे। ये रेड लाइन कैंपेन क्या है? रेड लाइन कैंपेन बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसने लॉन्च किया था और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए किया गया था कि भाई अपने मन से एंटीबायोटिक ना लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही जो है एंटीबायोटिक लिया करें। ठीक, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत जो है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया होगा। ठीक, तो फिलहाल हम लोग वन हेल्थ अप्रोच की बात करें तो वन हेल्थ अप्रोच में यही है कि सभी चीज़ें, एनवायरनमेंट हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली कुछ कदम भी उठाए गए, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। तो इट एक्सप्रेसली लिंक्स बायोडाइवर्सिटी टू ह्यूमन हेल्थ बाय इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, हेल्थ। तो सभी चीज़ें जो हैं वो आपस में वो इंटर रिलेटेड हैं। इसके अलावा एक वन हेल्थ प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इसने लॉन्च किया था। इसने क्या किया था? सर्वेलेंस ऑफ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ जीनोटिक एज वेल एज ट्रांसबाउंडरी पैथोजेंस इन इंडिया। तो बेसिकली जो है ये उसमें ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, बात बात वही है कि भाई जो है आपस में चीज़ों को इंटरलेट करना पड़ेगा। आपको एनिमल्स पे कोई डिजीज अगर हो रहा है तो आपको जो है उस पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई ह्यूमन बींग्स में भी ये फैल सकता है। अभी एक डिजीज आया था जो कि कम्युनिकेबल था, कोविड, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया। भविष्य में और डिजीज आएंगी तो भाई सोचो क्या होगा। ठीक, तो ये इस टॉपिक में था। नेक्स्ट इज जहाँ से यहाँ पे डिजीज एक्स एज हाईलाइटेड बाय WHO है, इसमें बोल रहा है कि भाई जितने भी इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं, मतलब जिनको कम्युनिकेबल होता है, जो भी डिजीज होती हैं, उसमें से 75% जो हैं वो एनिमल्स के थ्रू कम्युनिकेट होती हैं। समझ रहे हैं ना? या वेक्टर्स के थ्रू कम्युनिकेट होती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऑलमोस्ट ज़्यादा जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज में 75% जो है वो एनिमल्स के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें एक और पॉइंट मुझे बताने को है, जैसे ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला जो मैंने आपको बताया, उसमें जो एक पॉइंट मुझे बताने को ये है कि भाई ये रेजिस्टेंस जैसी ऐसी बात नहीं है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं वहां से भी रेजिस्टेंस आ रहा है कि भाई आपने एंटीबायोटिक ज़्यादा ले लिया। ये रेजिस्टेंस जो है आपके एनिमल से, मान लीजिए आपने काउ मिल्क, सभी दूध पीते हैं। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आप चाय पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं तो आप कुछ कॉफ़ी पीते हैं। तो एक्चुअली आप मिल्क ले रहे हैं ना भाई, मिल्क आप ले रहे हैं, काउ से ले रहे हैं या बुफेलो से ले रहे हैं, भैंस से ले रहे हैं। ठीक है, उसका दूध आप पी रहे हैं। अब इन ये भी तो भाई जो जानवर होते हैं ये भी तो बेचारे बीमार पड़ते हैं, इनको भी एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, इनको भी कुछ दर्द को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर इन्होंने लिया, इसके थ्रू इनके गट्स में जाता है और गट्स के थ्रू जो है बेसिकली इनके मिल्क में जाता है और मिल्क के थ्रू अंतिम में हमारे अंदर भी जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो डेवलप हो जाता है। तो ये सभी जो है समझने की बातें हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग हम लोग ने एक तरीके से अवेयर हो गए, अपने को अवेयरनेस के साथ साथ एनिमल्स पे भी एक तरीके से जो है अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा कि बिना मतलब का एंटीबायोटिक जो है उनको ना दिया जाए। नेक्स्ट इज फ्लेक्स फ्यूल। ठीक, अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, फ्लेक्स फ्यूल जो है काफी अच्छा टॉपिक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है इन्होंने लॉन्च किया फ्लेक्स फ्यूल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक, अब समझिए ये फ्लेक्स जो है, ये फ्लेक्स टर्मिनोलॉजी यूज किया जा रहा है फ्लेक्सिबल के लिए, फ्लेक्सिबल। ठीक, ये फ्लेक्स टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज किया जा रहा है? फ्लेक्सिबल के लिए, कि भाई एक ऐसा व्हीकल रहेगा, एक ही गाड़ी रहेगी आपके पास, फॉर एग्जांपल एक ही गाड़ी रहेगी। चलिए मान लेता हूँ टाटा की गाड़ी रहेगी। ठीक है, आपके पास कोई एक टाटा की गाड़ी रहेगी, उसमें इस प्रकार से इंजन होगा, एक ही इंजन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इंजन होगा, हो सके तो एक ही फ्यूल टैंक होगा। ठीक है,
आपके पास इस प्रकार से डिजाइन होगी वो गाड़ी कि जब जरूरत पड़े सिर्फ पेट्रोल पे चले, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल मतलब उसमें ब्लेंडिंग भी हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें हम कुछ इथेनॉल भी मिला के हम जो अगर हम चाहें तो अपना फ्यूल बचा सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक भी लिखा हुआ है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चले। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई किस प्रकार से जो भी गैसोलीन मतलब जो पेट्रोल और डीजल पे एक तरीके से जो व्हीकल्स डिपेंडेंट हैं, उसको हटा किस प्रकार से जो फेम प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का, कि किस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और जो है जो फॉसिल फ्यूल्स पे जो पेट्रोल डीजल पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको किस प्रकार से कम किया जाए। एक तो ये अपना का है ही। अब देखिए ये एक अलग दिशा में काम चल रहा है कि अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि भाई हम कौन सा यूज करें, ठीक है। मान लीजिए कि जब चार्जिंग स्टेशन ना हो और कहीं पेट्रोल स्टेशन पेट्रोल दिखे, पेट्रोल पंप दिखे, तो वहां से जो है पेट्रोल डलवा के मेरी गाड़ी चल जाए। मान लीजिए जब मन करे तो इलेक्ट्रिक पावर से एक तरीके से गाड़ी चल जाए। तो इस प्रकार से कुछ इन्वेंशन हुआ है, और ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, काफी पुराना कॉन्सेप्ट जो है ये है। और ऑलरेडी जो ये फ्लेक्स फ्यूल जो एक तरीके से है ये काफी कंट्रीज में यूज हो रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस, मिलियंस समझते हैं 1 मिलियन में 10 लाख, तो मिलियन कई कितने मिलियन, ब्राजील का मैंने डाटा देखा था, ब्राजील में 30 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट इतनी व्हीकल्स जो हैं वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला के इतने जो है वो फ्लेक्स फ्यूल पे चल रहे हैं ऑलरेडी। फ्लेक्स में हो सकता है इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रिक हो सकता है नहीं होगा, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और पेट्रोल इस पे चल रही हैं ऑलरेडी। मिलियंस एंड मिलियंस व्हीकल्स चल रही हैं। नंबर 1 पे ब्राजील है, इसमें 30 मिलियन के अराउंड ये यूज हो रहा है। इंडिया में भी फिलहाल नहीं था, तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ने लॉन्च किया है। अब हो सकता है आपके पास ऐसी कुछ गाड़ियां आए कुछ समय में जो कि एक तरीके से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे चले, ठीक है, और जो अपना पेट्रोल है मतलब जो गैसोलीन है उस पर तो चले ही, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके अलावा ये एक टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं यूज होता है, बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जो बायोफ्यूल है इसमें ये होता है कि इसमें 2 टैंक होते हैं। एक मान लीजिए पेट्रोल के लिए टैंक होगा, और नहीं तो फिर एक सीएनजी के लिए होगा, या कुछ एलपीजी के लिए होगा, कुछ ऐसी गैस के थ्रू होगा। तो इसमें एक ही टैंक से थ्रू जो है जो फ्लेक्स फ्यूल है, फ्लेक्सिबल फ्यूल है, वो एक ही तरीके से जो है टैंक के थ्रू, एक ही इंजन के थ्रू काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैव एन इंटरनल कंबशन इंजन बट इंस्टेड ऑफ रेगुलर पेट्रोल इट कैन रन ऑन ब्लेंडेड फ्यूल। तो ये इथेनॉल और मिथेनॉल, ये बेसिकली जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोग नाम सुनते होंगे कि इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें टारगेट लिया गया है कि 2025 तक, मतलब 3 साल बाद, मतलब हाँ मान लीजिए 25 के एंड में 3 साल हो जाएगा, तो 20% अपने को ब्लेंडिंग करना है। मतलब जितना भी हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं उसमें 20%, मान लीजिए 1 लीटर है तो 1 लीटर में जो है 200 ml जो है वो इथेनॉल होगा, और 800 ml जो है वो पेट्रोल होगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक तो आपको पता है कि इंडिया जितना भी अपना हम लोग का ऑयल है, जितनी भी नीड है अपने को पेट्रोल की डीजल की, उसमें 85% जो है इंडिया इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल इंडिया का बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग सीधा सीधा 20% ब्लेंडिंग जो है अगर शुरू कर दें, तो समझ सकते हैं कि इंपोर्ट बिल जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक। जिससे अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एक तरीके से इंप्रूव होगा, अपनी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, ठीक। तो आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी। इसके अलावा इथेनॉल जो है वो ज़्यादा एक तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, समझ रहे ना। इथेनॉल जो है, जैसे इंडिया जो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भी लाया था, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आप लोग न्यूज में पढ़े ही होंगे। ये बेसिकली 2018 में आया था, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग E10 और E20 की बात की गई थी, तो ये 2018 में आया था। तो ये बेसिकली यही था कि भाई जो भी है इथेनॉल जो है एक तरीके से बनाया जाए। इथेनॉल बनेगा कैसे, जो बायोफ्यूल है वो कैसे बनेगा, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। मान लीजिए ज़्यादातर जितने भी इथेनॉल अभी बनेंगे, जितने भी इथेनॉल बनेंगे ज़्यादातर शुगर केन या कॉर्न से बनेंगे, मतलब जो गन्ना है और जो मक्के हैं बेसिकली उससे बनेंगे, ठीक है। तो शुगर केन और कॉर्न, ठीक है, मतलब मेज ले लीजिए, मक्का। तो उससे जो है इथेनॉल एक प्रकार से बनाया जाएगा। ये कैसे बनेगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है यीस्ट के द्वारा कराया जाएगा, तो फर्मेंटेशन के थ्रू वो बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये है क्या, ये बेसिकली इससे क्या फायदे क्या होने वाले हैं। तो एनवायरमेंटली क्लीनर है, जो इथेनॉल है वो एनवायरमेंटली क्लीनर है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई पॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। एक पॉइंट तो ये है कि भाई पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। दूसरी बात, अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। तो धीरे धीरे जो अपना फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोल है डीजल है, उसकी रिजर्व्स तो लिमिटेड है ना। और दूसरी दूसरी बात, इंडिया को जो है वो इम्पोर्ट कराना पड़ता है, तो अपने को उसका अल्टरनेटिव मिलेगा। यह बात समझ रहे हैं। इसके अलावा शुगर केन और मेज इससे डेवलप होगा। तो शुगर केन और मेज किसके द्वारा
तैयार किए जाते हैं, मतलब किसके द्वारा प्रोडक्शन होता है, तो फार्मर्स अगर उस पर्पज से कॉमर्शियली जो है इथेनॉल के लिए और शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं तो फार्मर इनकम क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, फार्मर इनकम क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा चूंकि इथेनॉल जो है वो सस्ता होगा, क्योंकि शुगर केन से बन रहा है तो इथेनॉल जो है एक तरीके से क्या होगा, सस्ता होगा। तो क्या होगा, हम लोग जो पेट्रोल डीजल की प्राइस जो है हो सकता है कि वो क्या हो, कम हो, तो प्राइस हो सकता है जो वो कम हो। ठीक, तो प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस में डिक्रीज मतलब हो सकता है कम हो। ठीक, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ बताने को नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स, कुछ कमियां भी जो हैं वो दिख रही हैं, कमियां भी मेरे को कुछ दिख रही हैं। कमियां ये हैं कि भाई शुगर केन पे जो है वो हाईली डिपेंडेंट है, शुगर केन पे। और शुगर केन जो है काफ़ी वाटर इंटेंसिव होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। भाई शुगर केन के लिए जो है वो, चूंकि यूपी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उपज होती है शुगर केन की, तो शुगर केन बहुत ही वाटर इंटेंसिव है, अच्छा खासा इरिगेशन चाहिए होता है। तो अगर ड्रॉट आ गया, अगर मतलब सूखा पड़ गया, तो हो सकता है जो भी इथेनॉल अपने को चाहिए वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से उसमें कमी हो जाएगी। तो ये है। दूसरा जो एक बड़ी कमी इसमें जो है लेस माइलेज। ठीक, तो माइलेज जो है एक प्रकार से ये कम देगा। जनरली मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल हम डलवाते हैं, तो हो सकता है अपनी कार जो है, कुछ ऐसी कार जो अच्छी माइलेज देती है वो 20 किलोमीटर हो सकता है चली जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो अगर हो सकता है कि हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दें तो अपने को ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन हो, मतलब हो सकता है 1.5 लीटर। ऐसा देखा गया कि 1.5 लीटर जो है अपने को हो सकता है डलवाना पड़े, तब जाके उतना एवरेज दे। तो एक ये है, लेकिन इसमें भी कॉस्ट एक्सपेंडिचर निकाला गया, तो उसमें देखा गया अपने को ये सस्ता ही पड़ेगा। तो इसलिए बेसिकली ये ब्लेंडिंग प्रोग्राम ऑब्वियसली सोच समझ के ही लाया जा रहा है। ठीक, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि अभी फिलहाल जो है ये एक प्रकार से फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्सी फ्यूल ये व्हीकल्स जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं, जिसमें इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है वो भी होगा, और इलेक्ट्रिक पावर से भी वो व्हीकल्स जो चलेंगी। हो सकता है आपको सड़कों पे जो है उस समय में ऐसी व्हीकल्स जो है वो मिले। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, सिग्निफिकेंस मैंने बता ही दिया कि भाई पॉल्यूशन कम होगा, और इसके अलावा जो है शुगर प्रोडक्शन जो है, इसका चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया कि एक लेस माइलेज मैंने बता दिया। उसके अलावा मैंने बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होगा। ऑब्वियसली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी ऐसी बात नहीं है, इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और शुगर केन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी होगी, कि 90% ऑफ इथेनॉल जो है वो शुगर केन और मक्के पे जो है इसी पे डिपेंडेंट होगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बताने को है, जैसे इथेनॉल में भी वैरायटी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या आते हैं। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल क्या होता है, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल क्या होता है, और थर्ड जनरेशन इथेनॉल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल जो जनरली होते हैं वो जनरली जो भी फूड बेस्ड होते हैं, फूड बेस्ड मतलब शुगर केन हो गया, मतलब गन्ना हो गया, ठीक है, मेज हो गया मतलब मक्का हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेरिशेबल मतलब जो कि एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, मतलब रॉटन मतलब सरे हुए ऐसे कुछ वेजिटेबल्स, मान लीजिए पोटैटो हो गया। ठीक है, पोटैटो के फर्मेंटेशन होता है, तो बेसिकली क्या होता है वो किया उस प्रोसेस के थ्रू जाना ही होता है, बायोडिग्रेड किया ही जाता है। इसके अलावा कुछ फूड ग्रेन्स जो कि सरे हुए हों, ठीक है, तो उससे प्रकार से जो फूड आइटम्स जो हैं उनसे ये फर्स्ट जनरेशन तैयार होता है। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल होता है, इसमें आपका जो नॉन फूड बायोमास है, नॉन फूड मतलब जो मतलब पेड़ों के एक प्रकार से जो ट्री बेस्ड प्लांट बेस्ड, समझ रहे हैं ना, तो नॉन फूड आइटम, नॉन फूड बायोमास। तो नॉन फूड बायोमास में आपका कुछ ग्रास हो गया, ठीक है, घास हो गया, या कुछ ऐसे ट्रीज हो गए जिनके एक प्रकार से जो है यूज किए जा सकते हैं, उनके बायोमास से जो है वो सेकेंड जनरेशन तैयार होगा। और थर्ड जनरेशन जो है वो एल्गल, तो एलगी से, समझ रहे हैं, तो एलगी से एक प्रकार से थर्ड जनरेशन होगा। तो ये आप थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 3 जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक के बारे में इतना ही मेरे को है बताने को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक, अब ये मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है ये आप लोग जब शुरुआत में आप लोग कुछ साल पहले देखे होंगे कि भाई ये मार्स न्यूज में आया था कि इंडिया जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा था जब ये मंगलयान गया था, और इंडिया का कॉस्ट भी जो है इंडिया का मंगल पे जो भेजने का वो काफ़ी कम था। ठीक है, तो ये ऑर्बिटर से नाम पता चल रहा है कि भाई एक ऑर्बिटर भेजा गया। ऑर्बिटर जैसे जब चंद्रयान भेजा गया था, चंद्रयान 2 जो भेजा गया था, जो कि एक जो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि इसका जो रोवर था, वो लैंडर जो था वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया था। वो OLR था, मतलब उसमें ऑर्बिटर भी था
ऑर्बिटर मतलब जैसे अर्थ के चारों ओर जो है सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही कुछ ऐसे सैटेलाइट्स एक प्रकार से भेजे जाते हैं जो कि उस चंद्रमा हो चाहे मार्स, मार्स ऑर्बिटर है तो मार्स के चारों ओर जो है वो सैटेलाइट्स एक प्रकार से घूमे, तो उनको ऑर्बिटर कहते हैं। लैंडर जैसे चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका शायद नाम विक्रम था, विक्रम नाम था ना, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। तो एक प्रकार से लैंड ठीक से नहीं किया था तो इसलिए ये था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो ऑर्बिटर होता है एक प्रकार से जो भी मार्स है उसके चारों ओर एक प्रकार से घूमेगा और उसके बारे में स्टडी करेगा, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन एक प्रकार से लॉस्ट हो गया, जो भी इसरो है, इसरो का जो कि, तो उससे एक प्रकार से ये न्यूज में आया। तो इसको जो इस प्रकार के जो भी स्पेस रिसर्च मिशंस होते हैं, स्पेस मिशन, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट भेजे जाते हैं, वो यूपीएससी और पीसीएस का फेवरेट पोर्शन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे मुझे ये ध्यान है कि ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, नासा परसिवरेंस रोवर जो है, ये परसिवरेंस जो परसिवरेंस मिशन था वो किसका था, तो नासा का था। किसके लिए था, तो मार्स के लिए था। तो ये सारे के सारे मार्स मिशन है, और कौन कौन सी कंट्रीज के हैं उनके नाम, तो नासा परसिवरेंस, ये होप मिशन जो है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई का, और टाइम वैन जो है ये 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 बेसिकली चाइना का है, और मार्स मून एक्सप्लोरेशन जो है ये जापान का है। तो इन सभी के नाम, और भी कंट्री जो इसे लॉन्च करती हैं, और खासकर इंडिया और नासा, जो इंडिया का इसरो है और जो एक तरीके से यूएसए का नासा है, तो आपको कम से कम इनके दो तो नाम तो याद होने चाहिए कि भाई ये जो भी रिसर्च मिशन हाल में लॉन्च किए हैं पिछले 1 साल में, और जो भी इस प्रकार से जो पहले भी लॉन्च हुए हैं लेकिन जो न्यूज में रहते हैं किसी ना किसी वजह से, वो आपको पता होना चाहिए। तो मार्स, ये मंगलयान जो था ये लॉन्च किया गया था 2013 में। पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है, समझ रहे हैं ना, पीएसएलवी से के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था, और जो अपनी ऑर्बिट में पहुंचने में जो है लगभग देख सकते हैं लगभग 1 साल लग गया था इसको ऑर्बिट में पहुंचने में, और इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा था। और इसके अलावा इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड, तो चौथे स्थान पे जो है, जो कि ये जो है प्लेनेट मार्स पे एक प्रकार से जो है अपना मिशन भेजा था, फोर्थ एक प्रकार से एशिया में पहला, ठीक है। तो ये रॉसकॉस्मस जो है रसिया की एजेंसी, जैसे इंडिया की इसरो है वैसे ही रसिया की जो है वो रॉसकॉस्मस है, नासा यूएस की है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन की है, ठीक है। तो इससे पहले इनका एक प्रकार से मिशन था। तो आपको ये सभी चीजें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखते हैं चाइना चाइना का भी जो मिशन है मार्स का 2021 में गया था, तो इंडिया का बेसिकली पहले ही चला गया था, ठीक। तो एक प्रकार से आपको पता चला कि फोर्थ कंट्री इंडिया था जो कि अपने मार्स पे मिशन में गया था। तो आपको जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस हैं और जो भी मिशन का नाम होता है, हाल में नासा और इसरो जो भी हाल में मिशन की हैं, उनके बारे में आपको कुछ डिटेल्स खुद से भी इकट्ठा करना चाहिए जो न्यूज में रहती हैं, ठीक। तो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी शॉर्ट न्यूज हैं उसको तेजी से खत्म करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।